भारत के ग्रोथ स्टोरी के बारे में तो सब जानते हैं, है ना। रिकॉर्ड तोड़ जीडीपी के आंकड़े, दुनिया में भारत का बढ़ता कद और जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसी संरचनात्मक चुनौती छिपी है जिसके बारे में एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि ये भारत के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को पटरी से उतार सकती है। तो सवाल यही है कि भारत के इस शानदार सफर में आखिर क्या रुकावट बन सकता है। और हैरानी की बात यह है कि इसका जवाब वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। जी नहीं, ये कोई राजनीतिक मुद्दा या किसी विचारधारा की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये कुछ ज्यादा मौलिक है, ज्यादा बुनियादी। आज हम सरकार की उस एक सबसे बड़ी कमजोरी को समझने की कोशिश करेंगे जो भारत की तरक्की की रफ्तार को धीमा कर सकती है। और ये विश्लेषण डेटा, एक्सपर्ट्स की राय और जियोपॉलिटिकल हालात पर आधारित है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले उस गवर्नेंस मॉडल को समझते हैं जिसने हमें ये जबरदस्त सफलताएं दिलाई हैं। देखिए, सरकार का जो मूल शासन मॉडल है वो मोटे तौर पर 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, यानी फैसले एक जगह से लिए जाते हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहली प्राथमिकता देकर विकास करना। और तीसरा, एक मजबूत एग्जीक्यूटिव पावर का होना ताकि नीतियों को तेजी से लागू किया जा सके। और सच कहूं तो इस मॉडल के फायदे तो साफ साफ दिखते भी हैं। देश भर में हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछ रहा है, दुनिया के मंच पर भारत की आवाज ज्यादा बुलंद हुई है, वेलफेयर स्कीम्स सीधे लोगों तक पहुंच रही हैं और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है। लेकिन इसी मॉडल ने एक बहुत बड़ी संरचनात्मक कमी भी पैदा कर दी है। और यही है वो दरार, वो सबसे बड़ी संरचनात्मक कमजोरी, फेडरलिज्म यानी संघवाद का कमजोर होना। इसका मतलब यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का संतुलन होना चाहिए वो बिगड़ रहा है। इसे कहते हैं अत्यधिक केंद्रीकरण। अब देखिए, भारत कागजों पर तो एक फेडरल देश है, लेकिन आज ज्यादा से ज्यादा आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक पावर राज्यों से खिसककर केंद्र की तरफ जा रही है। और इस बदलाव के कई गंभीर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। तो आखिर इस बदलाव के परिणाम क्या हैं? आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहला असर, राज्यों के लेवल पर नए आइडियाज और रिफॉर्म्स की रफ्तार धीमी हो गई है। देखिए, पहले गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्य सुधारों के इंजन हुआ करते थे। लेकिन अब जब ज्यादातर बड़े फैसले केंद्र से होते हैं तो राज्यों को हर चीज के लिए मंजूरी का इंतजार करना पड़ता है, जिससे लोकल लेवल पर नए प्रयोग कम हो जाते हैं। दूसरा नतीजा है ब्यूरोक्रेसी की रुकावटों का बढ़ना। सोचिए, जब बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स और नीतियों के लिए दिल्ली से क्लियरेंस चाहिए होगा तो क्या होगा? काम में देरी होगी, लोकल लेवल पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा और राज्य खुद को शक्तिहीन महसूस करेंगे। तीसरा, इन्वेस्टर्स के भरोसे को मिले जुले सिग्नल मिलते हैं। कोई भी इन्वेस्टर पॉलिसी में स्थिरता चाहता है, लेकिन जब नियम अचानक बदल जाते हैं और राज्यों के पास खुद फैसले लेने की पावर कम होती है तो निवेशक पैसा लगाने से हिचकिचाते हैं। वो स्थिर राज्य संचालित इकोसिस्टम चाहते हैं, ना कि केंद्रीय रुकावटें। चौथा नतीजा, केंद्र और राज्यों के बीच तनाव बढ़ रहा है। टैक्स के बंटवारे पर विवाद, केंद्र के कानूनों का राज्यों में विरोध, ये सब चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। और ये भारत की आंतरिक स्थिरता को कमजोर करता है, जिसका असर उसकी बाहरी इमेज पर भी पड़ता है। और पांचवां, जब सारे फैसले ऊपर से नीचे की तरफ लिए जाते हैं तो क्रिटिकल फीडबैक का रास्ता बंद हो जाता है। डेटा में पारदर्शिता कम हो जाती है और पॉलिसी में गलतियां होने का खतरा बढ़ जाता है। तो बात सीधी सी है, 1.4 अरब लोगों के देश के लिए सेंट्रलाइज्ड फैसले लेना प्रैक्टिकल नहीं है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इस जरूरत से ज्यादा केंद्रीकरण की आर्थिक और जियोपॉलिटिकल कीमत क्या चुकानी पड़ रही है। यहां एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न दिखता है। सरकारी खर्च तो बढ़ रहा है, लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो या तो कम है या फिर स्थिर है। प्राइवेट कंपनियां पॉलिसी की अनिश्चितता और रेगुलेटरी दखलंदाजी के कारण निवेश करने में हिचकिचा रही हैं। और इसके मुख्य आर्थिक प्रभाव हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का धीमा होना, नौकरियों का संकट और छोटे व्यवसायों पर नियमों के पालन का बढ़ता बोझ। नतीजा ये है कि जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन नौकरियां उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहीं। अब ये तुलना बहुत दिलचस्प है। चीन ने क्या किया? उन्होंने राजनीतिक रूप से तो सत्ता को केंद्रीकृत रखा, लेकिन आर्थिक शक्ति अपने प्रांतों को दे दी। वहीं भारत ने राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों का ही केंद्रीकरण कर दिया है। और ये भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए एक बेमेल मॉडल है। और ये नंबर ये सब कुछ कह देता है। 1.4 अरब लोगों की आबादी को एक दफ्तर से चलाना मुमकिन नहीं है। ये स्केलेबिलिटी की
एक बुनियादी समस्या है। तो सवाल यह है कि क्या इस कमी को ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल। चलिए एक ऐसे रोड मैप पर नजर डालते हैं जो 2035 से पहले भारत के इस संरचनात्मक दोष को ठीक कर सकता है, क्योंकि तब तक दुनिया में पावर का समीकरण नाटकीय रूप से बदल चुका होगा। एक्सपर्ट्स एक 5 पॉइंट की योजना का सुझाव देते हैं। संघवाद को फिर से बहाल करना, राज्यों को मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बनाने में लीड लेने देना, ब्यूरोक्रेसी और डेटा ट्रांसपेरेंसी में सुधार करना और राजनीतिक बहुलवाद को बढ़ावा देना। और ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। 1.4 अरब की आबादी वाले देश को एक दफ्तर से नहीं चलाया जा सकता। ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। आखिर में एक महाशक्ति की नींव इन 4 स्तंभों पर टिकी होती है: मजबूत राज्य, सशक्त स्थानीय सरकारें, पारदर्शी संस्थाएं और डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। सिर्फ तभी भारत उस लॉन्ग टर्म, टिकाऊ और जन केंद्रित विकास को हासिल कर पाएगा जिस पर दुनिया की महान शक्तियां बनी हैं। तो सवाल यही रह जाता है कि एक सच्ची महाशक्ति बनने के लिए क्या भारत को केंद्र से सत्ता को राज्यों की ओर छोड़ना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा।